जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए केवल वैसे ही साथियों क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में साथियों आने की पूरी संभावना है। यानी कि इधर उधर का साथियों कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ वही बात करेंगे उन प्रश्नों पर जो प्रश्न साथियों आपके आने की पूरी संभावना है। तो साथियों जीके के संभावित सवाल होंगे, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। तो अगर आपने ये अंतिम रूप से ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में एक पोस्ट आप साथियों अपनी सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने साथियों संपूर्ण निचोड़ को समाहित किया है, इसलिए एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए इस क्लास का। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको लैन कहा जाता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको पोटेशियम बता देना, क्योंकि उर्वरकों के निर्माण में साथियों पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? मैं कहूंगा 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए करके जो मीना माता रोग होता है ना, ये किस कारण से होता है? तो ये साथियों पारे के कारण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके ओजोन परत कहां पाई जाती है? शोभ मंडल में, आयन मंडल में, या समताप मंडल में, या बाह्यमंडल में? तो आपका जवाब साथियों समताप मंडल हो जाना चाहिए। ओजोन परत साथियों समताप मंडल में ही पाई जाती है। करके पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो सबसे पहली बार साथियों परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? हिरोशिमा पर फेंका गया था, और ये साथियों कहां पर है? ये जापान में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो ये साथियों अरुंधति राय के नेतृत्व में आरंभ किया गया था क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन साथियों मैं कहूंगा जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए युआन किस देश की मुद्रा है? मुझे बताइए। साथियों मैं आपको जितने भी सवाल करवा रहा हूं ये सभी के सभी सवाल एकदम एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा इन सवालों को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन सवालों को देखकर ही आपकी परीक्षा साथियों क्रैक होगी, है ना? तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, है ना साथियों, और बहुत ईमानदारी के साथ क्लास को देखना है, तभी तो साथियों ये सवाल आपके तैयार हो पाएंगे। वरना आप साथियों अगर ऊपर इन सवालों को देखोगे, फिर ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, फिर दिक्कत आपको पड़ेगी। आप 2 ऑप्शन में जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। आपके स्टोर करने की जिम्मेदारी मेरी रही, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रही, बस आपको ध्यान से देखना है। तो युआन किस देश की मुद्रा है? तो अगर आपका जवाब चीन है तो मैं कहूंगा चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी कि कौन से खेल में संतोष ट्रॉफी दी जाती है? मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में जीतने पर संतोष ट्रॉफी दी जाती है। करके कथकली जो एक नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? ये साथियों केरल में किया जाता है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। करके पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इनके नाम की अगर बात करें, इनका नाम था साथियों जोनस ईसाल्क, और इन्होंने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे सौर प्रणाली की खोज किसने की साथियों? मुझे बता दीजिए। देखिए साथियों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने साथियों अभी तक एनटीपीसी 2025 एग्जाम की पीडीएफ नहीं ली है तो आप साथियों इन पीडीएफ को ले लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया इस बार एग्जाम आपका क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, अगर आपके मन में यह कंफ्यूजन है तो आपकी एक मन में साथियों कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप इन 3 पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाओगे। क्योंकि साथियों ये पीडीएफ एग्जाम के शुरू के बिल्कुल एक तरीके से बात करें जैसे एग्जाम होता है ना, वैसे ही साथियों एक तरीके से बनाई जाती है पीडीएफ आपके लिए। इसमें आपको साथियों 10 सैंपल पेपर सबसे पहले दिए जा रहे हैं। सैंपल पेपर में साथियों क्या होगा? सैंपल पेपर की अगर बात करें तो इसमें जीके होगी, वही 40 सवाल, रीजनिंग के
30 सवाल, मैथ के 30 सवाल, यानी कि 100 सवालों के साथ आपको 10 सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं। मैं कहूंगा इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना रीजनिंग के, मैथ के, सब साथियों कवर अप करवा दिए हैं। उसके अलावा साथियों आपको एनटीपीसी के क्या साथियों, एनटीपीसी के पिछली शिफ्ट, जो एनटीपीसी की पिछली शिफ्ट हो चुकी ना साथियों, उन पिछली शिफ्ट का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी के जो एग्जामिनर हैं, मतलब जो एनटीपीसी का पेपर बनाएंगे, वो पुराने पेपर में से भी सवाल उठाएंगे। कितने उठाएंगे? तकरीबन 50 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में से साथियों उठाएंगे, है ना। तो अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लोगे ना, इसको देख लोगे एक बार, तो साथियों ये सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का भी रोल है साथियों, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं, है ना। चलिए एमसीक्यू टाइप से। और चौथी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं साइंस के, और ये साइंस के साथियों एमसीक्यू तो नहीं लेकिन वन लाइनर प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये चारों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा इस पीडीएफ को एक बार देख लेना अपनी परीक्षा में जाने से पहले। भले आपके एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हो, कुछ देर बाकी हो या कुछ दिन बाकी हो, इस पीडीएफ को अगर आप देख लेते हो तो मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा साथियों। भले आप टॉप ना कर सको लेकिन नीचे से नंबर आपका जरूर आ जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं 19वें नंबर के सवाल की। कह रहे कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम कॉपरनिकस है और कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। कह रहे कि कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो आपका आंसर साथियों अस्त्र होना चाहिए, यानी कि अस्त्र जो प्रक्षेपास्त्र है ना, ये वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा भारत और श्रीलंका ये पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, करके किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कितने प्रतिशत साथियों? कम से कम अगर बात करें तो कम से कम 2% मत पाने चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करके भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपके बारे में साथियों पूछा जा रहा है। शिमला नहीं, ये भी नहीं, कोल्लम नहीं साथियों, जोग जलप्रपात ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा? यानी कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? तो मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो मुद्रा आपूर्ति की अगर हम बात करते हैं साथियों आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। अगला देखिए साथियों, WTO क्या साथियों? WTO यानी कि साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो अगर आपका जवाब जेनेवा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल भी कहते हैं और हिंदी की अगर बात करें तो चावल का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले तो साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, करके किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो मैं कहूंगा किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल। पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, बिल्कुल। बाजार के आकार पर, बिल्कुल साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? क्या राष्ट्रीय आय किसी धन उत्पादक गतिविधि के द्वारा या श्रमशील गतिविधि के द्वारा, लाभकारी गतिविधि के द्वारा, उत्पादक गतिविधि के द्वारा? मैं कहूंगा उत्पादक गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम साथियों गोपाल कृष्ण गोखले था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रम के अनुसार आपको लगाना है, यानी कि पहले किसका कार्यकाल रहा, उसके बाद और फिर उसके बाद। तो इस सवाल का साथियों जवाब देखिए, मगध के जो राजवंश की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आप लोग साथियों थोड़ा सा याद रखेंगे कि 544 ईसा पूर्व से क्या
544 ईसा पूर्व से साथियों 412 ईसा पूर्व तक रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर साथियों हम लोग बात करें, ठीक है ना, ये तो सबसे प्राचीन इसमें से हो गया। उसके अलावा अगर शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो ये साथियों 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा है ना। अच्छा पता इसमें, और इसमें से सबसे पुराना कौन सा, ये वाला पुराना है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें नंद वंश की तो साथियों इसका कार्यकाल रहा नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से, यानी कि इसके, ठीक है ना, इसके बाद से 322 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद साथियों जो आपका मौर्य वंश था साथियों, ये 322 ईसा पूर्व से यहाँ पर शुरू हुआ था। तो कुल मिला के सबसे पुराना यहाँ पर ये है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 10 साल सब पहले ये पुराना होगा या 15 साल पहले ये पुराना होगा, तो ये पुराना होगा, है ना। तो कुल मिला के इसमें सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे पुराना हो गया है, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों ये वाला है ना, तो 2 नंबर साथियों उसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद साथियों फिर ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा पहला वाला। और उसके बाद साथियों 3 नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा यहां पर अगर हम लोग कर दें तो ये आपका जवाब हो जाएगा। इसको 3 बस बना लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की यहाँ पर साथियों बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बता देंगे। तो अगर सुकुमार सेन आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है साथियों, 65 वर्ष की होती है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है। तो यहां पर अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही साथियों पंचशील के सिद्धांत के प्रस्तावक रहे हैं। उसके बाद देखिए करके 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो वो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, न्यूक्लिक अम्ल की बात चल रही है। न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो किस दबाव से पहुंचता है साथियों, कोशिका दबाव से पहुंचता है। सही जवाब आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है कह के सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सच, सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफियों संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप रीजनिंग में महारथी बनना चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग साथियों देते जाइए। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी सी कम है मैं कहूँगा तब भी साथियों इन सभी सवालों को आप लोग देखिए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का साथियों किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए हृदय के अध्ययन को एक तरीके से कहीं ना कहीं कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो नेफ्रोलॉजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के साथियों जैसे 139 से यहां पर 50 बनाया गया है उसी प्रकार यहां पर साथियों 73 से 84 बनाया गया है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि 17 नंबर से साथियों यहां पर क्या नंबर बन सकता है। कुल मिला के इतनी सी बात आपको बताने, देखिए अगर 139 में साथियों 150 है ना। देखिए अगर साथियों हम बात करें 139 से हम 50 कैसे बनाए, 150 कैसे बनाए, या 73 से साथियों हम अगर 84 की बात करते हैं तो अगर साथियों हम इसमें कितने जोड़ दे, अगर 11 जोड़ दे तो ये हमें 73 से इतना मिल जाए। अच्छा इसमें भी तो अगर हम 11 ही जोड़े 139 में 11 तो 150 हमें मिल रहा है। तो इसमें भी हम साथियों सिंपल सा 111 सिर्फ जोड़ देंगे तो 17 और 10 कितना होता है 27 और 1 28 हो जाएगा। तो कुल मिला के 28 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला सवाल देखिए साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 8 है, उसके बाद 13 है,
उसके बाद 17 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 22 है। तो अगला नंबर आपको बताने कि अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, मुझे बताइए। सिंपल सी बात है, 8 से 13 हुआ है साथियों तो मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया, और 13 से 17 हुआ है तो 4 बढ़ाया गया है, और 17 से 20 हुआ है तो 3 बढ़ाया गया है, 20 से 22 हुआ है 2 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 5 4 3 2, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, और 1 अगर साथियों यहाँ पर क्या हम बढ़ाएंगे तो 23 यानी कि 23 आ जाएगा। और 23 कहाँ पर है साथियों, 23 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के L16 M20 O24 R28 V32 आपको बताने कौन सा अल्फाबेट आएगा और कौन सा साथियों यहाँ पर नंबर आएगा, ये दोनों बातें आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए। अच्छा अगर हम नंबर्स की बात करें, जैसे 16 से 20 हुआ है, 20 से 24 हुआ है, 24 से 28 हुआ है, 28 से 32 हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं सब में 4 4 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा। 36 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब इसका काम तमाम कीजिए। L 12 पर होता है, M 13 पर होता है, यानी कि 12 से 13 हो गया है, ठीक है। उसके बाद साथियों M से O हो गया, यानी कि पहले 1 बढ़ाया गया फिर 2 बढ़ाया गया साथियों, फिर कितना 3 बढ़ाया गया, फिर R 18 पर होता है, V 22 पर होता है, 18 से 22 हुआ 4 बढ़ाया गया, तो मेरे हिसाब से अब 5 बढ़ाया जाएगा, है ना। तो साथियों यहाँ पर पता क्या आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। कैसे, 22 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आता है 27, और 27 देखिए 26 पर तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, तो 27 को मतलब ए हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के A36 कहाँ पर लिखा हुआ है, A36 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और कॉन्सेप्ट मुझे बताइए कि आखिर इस सवाल में आखिर क्या लगा हुआ है, मुझे बताइए। देखिए कह रहे कि किसी निश्चित कोड भाषा में BDSHK को GHVJL लिखा गया है, उसी प्रकार इन लेटर्स को ये लिखा गया है। तो आपको बताने कि ELPH को तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए ऐसा तो नहीं कि ये कोड लिखा हो, जरा ई का कोड देखिए, ई यहाँ पर है, ई नहीं है, अच्छा ई तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तो लॉजिक फेल हो गया। दूसरे की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये B2 पर आता है, G7 पर आता है, यानी कि 5 बढ़ाया गया है, D4 पर आता है, H8 पर आता है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर साथियों कितना D4 पर आता है, H यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, यानी कि पहले में 5 बढ़ाया गया फिर 4 बढ़ाया गया। S19 पर आता है, V आपका आता है 22 पर, तो अब साथियों 3 बढ़ा दिया गया। H से J हुआ है 2 बढ़ाया गया, K से L हुआ 1 बढ़ाया गया। तो ये लॉजिक तो यहाँ पर लगा हुआ है 5 4 3 2 1 का, क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी लगा हुआ है? देखिए जरा, कह रहे कि F आता है 6 पर, K आता है 11 पर, यानी कि 5 बढ़ाया गया है। U आता है साथियों 21 पर और V आता है 22 पर, यानी कि यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाया गया है। तो यही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दो। E 5 पर आता है, 10 पर क्या आ जाएगा J। अब L 12 पर आता है, इसमें 4 जोड़ो, 4 जोड़ोगे तो साथियों क्या हो जाएगा P, यानी कि 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 जोड़ना है आपको, 3 जोड़ोगे तो S आ जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो J आ जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़ोगे तो साथियों U आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे फटाफट आप लोग बता दीजिए। JPSJU में कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आप लोग साथियों। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें ना, कहने के निक्टो एस्को टिंगो को लिखा जाता है सॉफ्टर देन फ्लावर, उसके बाद टिंगो रो मेस्ट को लिखा जाता है स्वीटर फ्लावर फ्रेग्रेंस, ठीक है। MST SCO TMP का अभिप्राय क्या है, स्वीटर देन स्माइल। तो कहने के सॉफ्टर को क्या लिखा जा सकता है। अच्छा देखिए सॉफ्टर कहां पर है, एक तो सॉफ्टर साथियों आपका यहां पर है, यानी कि सॉफ्टर का कोड ये या ये या ये इनमें से कोई हो सकता है। क्या और कहीं साथियों सॉफ्टर लिखा हुआ, एक बार मुझे देखकर बताइए, है ना। और तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉफ्टवेयर का कोड इसमें से पता करने के लिए देन का कोड निकालना पड़ेगा और फ्लावर का कोड निकालना पड़ेगा। तो देन का कोड हम लोग निकाल लेते हैं और साथियों फ्लावर का कोड हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बचेगा ना वही साथियों सॉफ्टवेयर का कोड हो जाएगा, है ना। वही क्या हो जाएगा, वही आपका सॉफ्टवेयर का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देन देखिए, एक तो आपका यहाँ पर है, यानी कि देन का कोड यहाँ पर होगा। उसके अलावा दिन क्या कहीं पर है, मुझे देखिए जरा बताइए। दिन यहाँ पर है, यानी कि दिन का कोड इसमें से होगा। तो देखिए इसमें साथियों क्या सेम है, मुझे तो SCO यहाँ पर दिख रहा है, SCO यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि SCO जो होगा वो साथियों आपका कोड हो जाएगा दिन का। अब फ्लावर का कोड देखिए,
फ्लावर साथियों एक तो आपका यहाँ पर है और फ्लावर कहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि इसमें से क्या सेम आपको लग रहा है, फटाफट मुझे जरा बताइए। देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो टिंगो यहाँ पर भी है, टिंगो यहाँ पर भी है, यानी कि टिंगो जो होगा वो साथियों आपका फ्लावर का कोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टिंगो भी सॉफ्टवेयर का कोड नहीं हो सकता क्योंकि टिंगो फ्लावर का कोड है। उसके अलावा अगर बात करें एससीओ भी नहीं हो सकता, बचा क्या, निटको बचा, मैं कहूंगा निटको जो होगा ना, निटको, ये आपका साथियों उसका कोड हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेलो, हाँ। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि गणितीय प्रचालक प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ साथियों। देखिए प्लस जहाँ पर देखने को मिले वहां पर भाग लिख देना है ना, और माइनस का अर्थ साथियों प्लस यहाँ पर बताया गया, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर साथियों प्लस है, और भाग का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा है, भाग का अर्थ साथियों गुणा हो जाएगा और गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा। अब आपको साथियों इसको सॉल्व करना है ना, तो ये लिखा हुआ है 17 माइनस 7, 17 है ना, 17 माइनस 7 और 7 के बाद भाग 27 है, प्लस 3 है और गुणा 79 है। तो साथियों इन नंबर को आप लोग लिख लीजिए, 17 7 27 3 79। अब अगर बात करते हैं इसके बीच की, इसमें क्या क्या साथियों चिन्ह है, पहले माइनस है तो माइनस का अर्थ, तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर भाग है, भाग का अर्थ क्या है साथियों, भाग का अर्थ गुणा है तो गुणा आ जाएगा, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है साथियों, भाग है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, और गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आपको पता है साथियों सबसे पहले जो सॉल्व होता है ना वो भाग सॉल्व होता है ना, उसके बाद गुणा होता है, फिर उसके बाद प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसको भाग को सॉल्व करेंगे, ये वाला है, तो 3 एकम 3, 3 नीम 27 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर 9 आ जाएगी, ये मैंने 9 लिख लिया। अब यहाँ पर 7 है, प्लस 17 है और भाग 79 है। अब आपको पता है गुणा सॉल्व होगा, यानी कि 7 नीम 63 हो जाएगा, तो 63 माइनस 79 प्लस आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 7 3 10 हो जाएगा, और साथियों ये क्या हो जाएगा 7 8, यानी कि 80 में से 79 घटाओगे तो साथियों एक ही तो बचेगा, तो एक कहां पर है, एक आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आ पाएगा, फटाफट बताइए। देखिए जैसे कि ये बी है, बी से एच हुआ है, एच से एन हुआ है, ये आपको पता है, और 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, तो या 3 से 3 हुआ ये 6 हुआ, ऐसे करें, बताइए कैसे करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। 3 से अगर साथियों यहाँ पर 2 हो रहा है तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर 5 से 7 करते तब भी यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पर साथियों 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर 3 बढ़ाओगे तो साथियों क्या 9 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 बढ़ाया, यहाँ पर 3 बढ़ाया, तो मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर क्या बढ़ाना चाहिए, फटाफट बताइए। देखिए अगर 4 बढ़ाते हैं तो 10 आ जाएगा, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 14 यहाँ पर आना चाहिए, ये लॉजिक फेल। 5 अगर बढ़ाते हैं तो 5 बढ़ाते हैं साथियों यहाँ पर 11 आ जाएगा, और फिर से 11 में 5 बढ़ाते हैं तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, तो ए या बी आंसर होगा। अब इसको देख लो साथियों जरा, बी 2 पर आता है, एच 8 पर आता है, यानी कि यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, एच से एन हुआ है, फिर से यहाँ पर साथियों 6 बढ़ाया गया है। अच्छा डी से जे हुआ है, यहाँ पर भी 6 बढ़ाया गया, और जे से पी हुआ यहाँ पर भी 6 बढ़ाया गया है। तो अगर एफ से हम 6 बढ़ाए, एफ होता है 6 पर, है ना, और 6 बढ़ाएंगे तो साथियों 12, और 12 पर क्या होता है साथियों एल होता है। तो अगर यहाँ पर एल कर दें और एल में 12 बढ़ाएं, सॉरी एल में 6 बढ़ाएं तो क्या आर आता है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आर आता है। तो यहाँ पर आपका एल और 11 आ जाएगा, और एल और 11 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समय की यहाँ पर बात चल रही है, तो रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती हैं। ये साथियों हमने बना लिया, और अभी 6:30 बजे हैं, यानी कि साथियों एक यहाँ पर होगी, एक सुई घंटे वाली यहाँ पर होगी, और मिनट वाली साथियों है ना यहाँ पर आपकी होगी, सॉरी आपकी साथियों एक सुई यहाँ पर होगी और एक सुई आपकी साथियों यहाँ पर होगी, मिनट वाली ये होगी और ये आपकी छोटी वाली घंटे वाली होगी, ये वाली ये घंटे वाली होगी। थोड़ा और अच्छे से बना दूं, 1 सेकंड रुकिए,
ये वाली आपकी जो होगी साथियों मिनट वाली हो जाएगी और घंटे वाली थोड़ी सी साथियों इधर को होगी। तो कुल मिला के ये कह रहे कि अभी सुइयां दक्षिण दिशा में है। बिल्कुल साथियों ये दक्षिण दिशा ही तो होती है, ये दक्षिण होती है, ये उत्तर होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है। कहने के तो ठीक 24 घंटे के बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर जाएगी साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे बताइए। अरे भैया अभी अगर इस तरफ है तो 24 घंटे बाद भी तो इसी तरफ होगी, यानी कि दक्षिण में ही तो होगी। तो दक्षिण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र इनमें से सबसे भिन्न क्या है साथियों, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों शिक्षक, छात्र और प्रिंसिपल की, ये तीनों के तीनों साथियों इसके भाग हैं, यानी कि स्कूल के अंतर्गत ये सारे आते हैं। स्कूल में शिक्षक होता है, छात्र होता है, प्रिंसिपल होता है। तो मैं कहूंगा ये तीनों कहीं ना कहीं एक समान हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग जो हो जाएगा वो यहाँ पर साथियों स्कूल हो जाएगा। तो कुल मिला के सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपनी, यानी कि मान लीजिए साथियों जयंत है, क्या है साथियों, जयंत है, जयंत की बात चल रही है। जयंत ने अपने दोस्त का उस आदमी, अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपनी पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जयंत ने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, एक आदमी का परिचय करा रहा है और वो कह रहा है साथियों कि अपनी पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे साथियों, इसके ससुर जी हो जाएंगे। अपनी पत्नी के पिता ससुर जी के बेटे कौन हो जाएंगे साथियों, साले साहब हो जाएंगे। तो साले साहब के रूप में कराया। तो आदमी जयंत का क्या है, तो कुल मिला के साथियों आदमी जयंत का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो मैं कहूंगा बहनोई और साला, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के सही जवाब आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए तो कुल मिला के जयंत जीजा जी हो जाएगा और वो आदमी साला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका सही जवाब जाएगा। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ए बी की पुत्री, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करते जाइए। बी की पुत्री कौन है साथियों, ए है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी सी का पति, यानी कि बी जो है ना साथियों ये सी का पति है, ठीक है, बी जो है वो सी का पति हो गया। कह रहे कि डी की बहन कौन है साथियों, सी है, यानी कि ये जो है ना साथियों ये डी की बहन है। चलिए कहने के ए का डी से क्या संबंध, यानी कि डी क्या कहेगा ए को, तो डी क्या कहेगा, देखिए बहन के पति को क्या कहा जाता है, बहन के पति को साथियों जीजा जी कहा जाता है ना। बहन के पति को क्या, अच्छा ये एक तरीके से बात करें ये बेटी ही तो हो जाएगी, बहन की बेटी ही तो हो जाएगी। तो बहन की बेटी को क्या कहा जाएगा, बहन की पुत्री भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कथन आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने। कथन में साथियों सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है आपसे कि कुछ पेड़ झाड़ियां, क्या कुछ पेड़ झाड़ियां हैं। तो साथियों जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएं। मान लीजिए साथियों पेड़ ये हो गए, कहा जा रहा है कुछ पेड़ झाड़ियां, तो इतने पेड़ मान लेते साथियों झाड़ियां हो जाएंगे, इतने पेड़ क्या हो गए, झाड़ियां हो गए। उसके बाद कह रहे कि सभी टमाटर प्याज हैं, तो सभी टमाटर जो है ना साथियों, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, सभी टमाटर प्याज है, तो सभी टमाटर किधर करे, मान लीजिए टमाटर ये हो गए और सभी टमाटर क्या हो गए साथियों, प्याज हो गए। चलिए अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी प्याज टमाटर हैं, तो सभी प्याज टमाटर है, देखिए सभी प्याज टमाटर नहीं, कुछ प्याज टमाटर है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी आलू प्याज हैं, आलू का तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, तो ये मैं कहूंगा ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, सभी झाड़ियां पत्तियां हैं। इसको देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, मान लीजिए साथियों पेड़ ये हो गए और कुछ पेड़ झाड़ियां, इतने पेड़ क्या हो गए साथियों, झाड़ियां हो गए। और कह रहे कि सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, मान लीजिए साथियों ये सभी के सभी झाड़ियां क्या हो गई, ये साथियों पत्तियां हो गई, सभी झाड़ियां पत्तियां हो गई। और कह रहे कि कुछ पत्तियां हरी हैं, मान लेते इतनी पत्तियां क्या हो जाएंगी साथियों, हरी हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को देखिए और निष्कर्ष को पढ़िए और साथियों मुझे बताइए कौन सा सही है। कह रहे कि कुछ झाड़ियां हरी हैं, कुछ झाड़ियां हरी कहाँ है साथियों, झाड़ियां हरी ये है, हरी ये है, झाड़ियां ये है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, बिल्कुल सर, तो इतने पेड़ पत्तियां हो जाएगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लकड़ी, मेज और दरवाजा, इसके लिए कौन सा आरेख साथियों बन सकता है, फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए देखिए, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये मान लेते हैं साथियों लकड़ी हो गई, है ना, ये क्या हो गई साथियों, लकड़ी हो गई। अब जो मेज होती है ना साथियों, मेज कुछ तो लकड़ी की भी साथियों मेज बन सकती है और मेज कुछ लोहे की भी बनती हैं, और उसके अलावा दरवाजे भी कुछ लकड़ी के बन सकते हैं साथियों और कुछ आपके लोहे के भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं ऐसा आरेख कहां पर है, ऐसा आरेख तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि दी गई आकृति के में वृत्त संपादकों को निरूपित करता है, यानी कि अगर हम साथियों बात करते हैं इसकी, तो ये आपके कौन हो गए, ये आपके संपादक हो गए, है ना, और त्रिकोण निर्देशकों के बारे में बताता है, तो ये आपके क्या हो गए साथियों, ये निर्देशक हो गए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने निर्देशक। और आयत की अगर बात करें ना, तो ये साथियों गायकों को दर्शाता है, ये गायकों को दर्शाता है। तो कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं लेकिन निर्देशक नहीं है, यानी कि निर्देशक नहीं है, आंसर इसमें से नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो संपादक भी है, गायक भी है, लेकिन निर्देशक नहीं है। तो 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों यहाँ पर अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए साथियों, मैथ्स के सवाल हैं ये। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या के 1/5 को, है ना, उसी संख्या के 2/3 से गुणा किया जाए, 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। मान लीजिए वो संख्या सातु x हो जाएगी, क्या वो संख्या हो गई, वो संख्या सातु x होगी, करेंगे उस संख्या के 1/5, तो मैं कहूंगा इस संख्या के 1/5 ये हो गया, और उसी संख्या के 2/3, तो उसी संख्या के 2/3, है ना, उसी संख्या के 2/3 से गुणा करा, अगर गुणा करी जाती है, मतलब अगर इन दोनों की क्या की जाती है साथियों, गुणा की जाती है, तो कितना आता है, तो 480 आता है। तो इसको जरा कैलकुलेट करिए। देखिए ये x/x से कम x हो जाएगा, यानी कि x/5 आ गया, गुणा आपका x/5 आ गया, है ना, और साथियों गुणा आपका क्या आ गया, 2x/3 आ गया, और बराबर कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 2x की गुणा x से होगी तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 480 हो जाएगा, और ये 5 यहाँ 15, 15 की गुणा साथियों यहाँ पर हो जाएगी, ये 2 आपका नीचे आ जाएगी, यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 से अगर कट करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको साथियों एक बार इसको क्या कर लेना है साथियों, कैलकुलेट यहाँ पर कर लेना है। तो 240 की जरा 15 से गुणा करिए, देखिए क्या आता है, 24 की गुणा 15 से करिए, 24 पंजे तो 120 होता है, और 24 आ जाएगा, तो 0 आ गया, 6 आ गया, 3, यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 3600 हो जाएगा। 3600 की अगर बात करें किसका स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा 60 का स्क्वायर है, तो x बराबर साथियों 60 आ जाएगा। तो x का मान आपसे पूछा गया था कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या साथियों 60 है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा यह जा रहा है कि a का 15%, b के 25% का 8:11 है, तो a और b के बराबर, यानी कि a और b का अनुपात आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को साथियों देखिए अच्छे तरीके से और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे जैसे सवाल में कहा जा रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर करते जाएंगे। a का 15%, तो साथियों a का 15% हमने यहाँ पर कर लिया, अनुपात है तो बटे में लिख सकते हैं साथियों, b का 25% है, और ये बराबर वाला हो गया 8:11 हो गया। अब आपकी समझ में आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा साथियों आप क्या, थोड़ा सा आप कटिंग यहाँ पर करेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करते साथियों a गुणा 3 बटे b गुणा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8/11 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो साथियों वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। 5 की गुणा 8 से होगी तो साथियों 5×8 40 हो जाएगा, 11 की गुणा 3 से होगी तो 33 हो जाएगा। तो कुल मिला के a अनुपात b कितना निकला है, a अनुपात b आपका साथियों 40:33 निकला है। तो क्या 40:33 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40:33 है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
अब यहाँ पर अगर बात करें आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा यह जा रहा है कि ए और बी का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत 2:3 है, यानी कि उनकी आय साथियों ये है और वो बचत इतनी करते हैं। कह रहे कि यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं, यानी कि अगर ए कितने खर्च कर देता है, 35,400 रुपये खर्च कर देता है और बी 48,060 रुपये खर्च कर देता है, तो ए और बी की आय का अंतर कितना होगा। यानी कि पहले तो ए और बी की आय आपको मालूम पड़े तभी तो आप उनका अंतर निकाल पाओगे, है ना। चलिए तो देखिए ये उनकी, आप सभी को एक चीज पता होगी साथियों, क्या आपको पता होगी साथियों, आय है ना। आय में से साथियों अगर क्या, आय में से साथियों अगर बात करें खर्च को घटाया जाता है तो क्या निकलता है साथियों, बचत आपकी निकलती। इतनी बात आपको पता है। अच्छा आय का अनुपात यहाँ पर 5x दे रखा है और एक तरीके से अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। देखिए एक दूसरे की भी हम लोग बात कर सकते हैं। अगर साथियों मान लीजिए आपकी कुछ आय है, इस आय में से आपने बचत को माइनस किया, तो जब आप साथियों बचत को माइनस करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, आपको खर्च पता चल जाएगा। तो साथियों हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, है ना, दूसरे वाले का साथियों यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, आपके सामने क्या है, आपके सामने आय का अनुपात है यानी कि 5x आपके सामने है और बचत आपको बचत का अनुपात है। तो साथियों आय में से अगर बचत का अनुपात यानी कि जो कि 2x है इसको घटाते हैं तो हमें खर्च मालूम पड़ जाना चाहिए। और यहाँ पर खर्च कितना है साथियों, खर्च 35,000 है तो 35,400 यहाँ पर खर्च है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसकी अगर बात करें बी की, तो बी की आय कितनी है साथियों, 7x है। इसमें से अगर बी की बचत को हम घटाते जो कि 3x है तो साथियों हमें कितना मालूम पड़ जाना चाहिए, यहाँ पर साथियों हमें खर्च का अनुपात पता चल जाएगा साथियों 48,000 यहाँ पर 600 पता चल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप साथियों इतना काम कर सकते हैं, आप साथियों इनको कुछ ना कुछ करके बराबर करो। आप किसी किससे गुणा करो, आप इसको साथियों बराबर कर लो कि ये साथियों यहाँ पर बराबर हो जाए। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अगर 5 की गुणा हम किससे कर दे और 7 की गुणा हम किससे कर दे कि ये चीजें बराबर हो जाए। देखिए कुछ बराबर हो जाए, कुछ भी साथियों बराबर हो जाए। अगर साथियों इसकी गुणा मान लीजिए हम 3 से यहाँ पर कर दें तो कितना आ जाएगा साथियों यहाँ पर, और इसकी गुणा साथियों फिर हम किससे कर देना चाहिए, अगर 2 से कर दे। देखिए 5 3 15 हो गए यानी कि 15x हो गया, माइनस 3 दुना कितना हो गया साथियों 6x हो गया, है ना। ये बराबर हो जाएगा इससे, और बराबर कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर अगर बात करें 3 की गुणा 5 से, 3 की गुणा 2 से, तो 3 की गुणा 35,400 से कीजिए। तो साथियों इसको हम कैलकुलेटर पे करा लेते हैं, है ना। 35,400 की गुणा किससे हमको करना है, 3 से करना है। तो ये आ जाएगा साथियों आपका 1,62,100 आ जाएगा, 1,62,100 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब इसकी भी साथियों 2 से हम करें अगर, तो यहाँ पर साथियों 14x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा। अब इसी प्रकार साथियों 48,600 की गुणा हम किससे कर दें, 48,600 की गुणा हम 2 से कर दे तो 97,200 आ जाएगा, 97,200 आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें तो अब आपको साइन चेंज करना होगा। जैसे कि ये प्लस का है ना तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए प्लस माइनस 6x में से 6x घटेगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। और साथियों यहाँ पर 15x में से 14x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। इसको भी उसी प्रकार घटा लो। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें 1,62,100 में से, क्या 1,62,100 में से अगर हम किसको घटाते हैं 97,200, 97,200 को घटाते हैं तो हमारे पास 9,000 बच रहता है। यानी कि 1,000 का x का मान हमें मालूम पड़ चुका है, 9,000 आ चुका है। तो कहने कि उनकी आय में अंतर बताइए। उनकी आय तो साथियों कितने के अनुपात में है, 5x अनुपात 7x के अनुपात में है। तो इनका अंतर ही तो बताना है। यानी कि 5 की गुणा 9,000 से करो, 7 की गुणा 9,000 से करो, 5 की गुणा 9,000 से करोगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 9 पंजे 4500 हो जाएगा, यानी कि 45,000 हो गया। और साथियों अब 7 की 9 से करो 63,000 हो गया, यहाँ पर 63,000 हो गया। तो इसको साथियों आप माइनस करा लो, 63 में से 45 घटाओ साथियों, 3 में से 5 जाएगा यानी कि 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 8 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 18,000 साथियों इनका अंतर आ जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को देख लीजिए और फटाफट मुझे बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है
और 57 रुपए में 12 की दर से साथियों सेब बेच देता है, तो कह रहे कि 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे, यह आपको बताना है। देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं साथियों एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा, क्या एक सेब का क्रय मूल्य अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा साथियों, एक सेब का क्रय मूल्य, एक सेब का क्रय मूल्य साथियों 34/8 हो जाएगा, है ना। क्योंकि साथियों एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, तो साथियों एक सेब को कितने रुपए में खरीदेगा, 34/8 में खरीदेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 से करें तो 8 एकम 8, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 8 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट तो लगा ही हुआ है यहाँ पर, 0 बढ़ा देंगे तो वो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी कि एक सेब का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है साथियों, 4.25 रुपए निकल कर आया है। और उसी प्रकार अगर हम निकाले साथियों एक सेब का विक्रय मूल्य, है ना, एक सेब का विक्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर साथियों निकालने की कोशिश करें, एक सेब का विक्रय मूल्य तो कैसे निकल पाएगा, तो ऐसे निकल पाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेच दिए हैं, तो साथियों 57/12 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48। अब कितना बचेगा, अब साथियों 9 बचेगा ना, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 9 में 0 बढ़ा लेंगे, 90 हो जाए, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट तो लगे, ये 0 बढ़ा लेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो साथियों आपको एक सेब का क्रय मूल्य भी पता चल गया, आपको एक सेब का विक्रय मूल्य भी पता चल गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कितना फायदा हुआ, यानी कि आपने एक सेब को 4.25 रुपए में खरीदा और 4.25 रुपए का बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, मैं कहूंगा साथियों आधा रुपया का आपको प्रॉफिट होगा, आधे रुपए का साथियों आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यानी कि 50 पैसे का साथियों आपको यहाँ पर क्या होगा साथियों प्रॉफिट होगा। चलिए तो कह रहे हैं साथियों 45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। मैं कहूंगा साथियों देखिए अगर बात करते हैं एक सेब को बेचने के, एक सेब को जब हम बेच रहे हैं तो हमें आधा रुपए प्राप्त हो रहा है, और 45 रुपए का अगर हमें शुद्ध लाभ प्राप्त करना है तो हमें साथियों इसके डबल सेब बेचना होंगे, यानी कि 90 सेब हमें बेचना होंगे, है ना। तो कुल मिला के 90 सेब बेचना होंगे, 90 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि पी और क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है, यानी कि एक बंदा पी है और एक बंदा साथियों क्यू है। इनकी क्षमता की अगर बात करें, अगर साथियों ये 5 के अनुपात में काम करता है और ये 7 के अनुपात में काम करता है, हमेशा क्षमता का अपोजिट क्या होता है साथियों, समय होता है। यानी कि अब कह रहे कि एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, दिनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ये समय क्या है, ये साथियों दिन ही तो है, समय क्या है, दिन ही तो है। मान लीजिए अगर P एक दिन में 5 काम करता है और Q एक दिन में 7 काम करता है, तो अगर मैं कहूं इनको कितना कितना समय लगेगा, तो अपोजिट कर दो साथियों, 7 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। यानी कि P को इतना उतना काम करने में 7 दिन लगेंगे जितना काम Q निपटा देगा 5 दिन में। क्यों, क्योंकि 5 दिन ये कम दिन में निपटाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है ना। तो कुल मिला के साथियों उनकी दिनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये दिनों का ही तो अनुपात हो जाएगा 7:5, और 7:5 कौन से ऑप्शन में है साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला सवाल, एक सवाल और देख लीजिए आप लोग, क्या दिक्कत है। यानी कि 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर साथियों कुछ वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 होता है, अवधि बताइए। यानी कि आपसे कुल मिला के साथियों समय पूछा जा रहा है। देखिए आपको धनराशि पता है कितनी है, 14,500 धनराशि है। आपको दर पता है साथियों 9% दर है, और क्या बचा है, और हाँ साधारण ब्याज भी साथियों यहाँ पर दे रखा है, 7,830 साधारण ब्याज है। तो साथियों सूत्र क्या होता है समय निकालने का, सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100/P × T। अब साथियों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, साधारण ब्याज कितना है 7830 है, गुणा 100 आ जाएगा। P कितना है साथियों 14,500 है, और साथियों T कितना है, सॉरी यहाँ पर दर आएगी, दर कितनी है साथियों, दर 9%। इसको आपको कैलकुलेट कर लें। देखिए 2 0 से 2 0 में कट कर दूं, कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल कर दिए। अगर इसको साथियों 3 से कट करें ना, देखिए 3 से हो जाएगी, 9 से कट करें, 3 से कट करके साथियों देखिए जरा,
क्योंकि ये भी 3 से ये तो 3 से नहीं कट होगा। अच्छा 5 से कट कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 नीम 45 हो जाएगा। इसको अगर 5 से कट करें ना तो 5 एकम 5, 2 जाएगा 28 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 3 जाएगा 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 और फिर से 3 जाएगा 30, 5 छंग आपका 30। तो कुल मिला के ये आ गया। और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया 5 दूना 10, 5 नहीं भैया 29 आ जाएगा और बटा 9 आ जाएगा। देखिए क्या 9 से कैंसिल होगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये 9 से कैंसिल हो पाएगा। तो एक बार कैलकुलेटर का यूज करूं क्या भाई साहब, समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करूं साथ। तो देखिए 29 9 कितने होते हैं, 29 गुणा 9 261 होते हैं। तो 15 66 और भाग 261 कितना हो जाएगा साथियों। ठीक है, देख लेते इसको, कैलकुलेट करा लेते, थोड़ी सी जगह की हमें जरूरत है तो जगह हम यहाँ पर करा लें, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें 261 हो जाएगा ये, तो 261 की आपको किससे भाग कर लेनी साथियों, 1566 से कर लेनी, 261 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 261 की किससे गुणा करे, मान लीजिए अगर 261 की 5 से गुणा करे तो कितना आता है, 5 एकम 5, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 13 हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाइए, 261 की गुणा 6 से करिए तो 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 दूना 12 और 15, ये तो पूरा पूरा आ गया साथियों। यानी कि 261 छंग कितने होते हैं, 1566 होते हैं। तो कुल मैं कहूंगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 वर्ष जो निकलेगा वो साथियों समय निकलेगा, इसको कट करके 6 आएगा। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा